तो गाइस आज हम बात करेंगे मेजर किम के चैप्टर नंबर 103 के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि जो भी मानवा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसकी वीडियोस मिस ना कर पाओ, उसके कोई भी एपिसोड मिस ना कर पाओ। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था हानशु शियोंग और जिन के बीच में फाइट चल रही होती है, जो की काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। बट जिन भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होता, और इस बात का अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि जिनका दूसरा नाम होता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट हानशु ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की छाती की हड्डियां तोड़ दी होती है। बट जिन अब भी अपनी जगह पे खड़ा होता है और फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे हानशु का एक छोटा सा स्टूडेंट हानशु को बोल रहा होता है, टीचर अगर मुझे अपने से किसी बड़े इंसान से लड़ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? हानशु कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या कोई बात है? छोटा बच्चा पहले थोड़ी हेजिटेशन दिखाता है, उसके बाद कहता है, दरअसल हमारे स्कूल में एक लड़का है, उसका नाम हीचैन है। वो लड़का हर वक्त मेरे दोस्तों को परेशान करता रहता है, इसीलिए हम सब उसको सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा बड़ा है साइज में और क्लास के सारे बच्चे उससे डरते हैं। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जब इस छोटे बच्चे का दोस्त इसको बोल रहा होता है, बेवकूफों जैसी बात मत करो, जो हमसे बड़ा होता है हम उसको नहीं मार सकते। मैंने ये एक YouTube वीडियो में देखा था, इंसान का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है कि तुम हीचान को फाइट में हरा सको। छोटा बच्चा अपने दोस्त को कहता है, नहीं ये बात सच नहीं है, मैंने सुना है कि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके हम अपने से बड़े लोगों को भी हरा सकते हैं। ये छोटा बच्चा और उसका दोस्त हानशु के सामने ही ये सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं। हानशु ये सब सुन के इस्माइल के साथ छोटे बच्चे को कहता है, तैमिन ताइक्वांडो जिम कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हें हम लड़ना सिखाते हैं, ऊपर से तुम किसी ऐसे इंसान से फाइट करने की सोच रहे हो जो तुमसे बड़ा है ना? तैमिन मेरे बच्चे, जो तुम करने की सोच रहे हो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम अपने से बड़े लोगों को हरा सकते हो। तैमिन कहता है, क्या सच में? हानशु कहता है, हाँ सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। और यार यही बात प्रेजेंट मूवमेंट में हानशु पे अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि प्रेजेंट मूवमेंट में हानशु फाइट कर रहा होता है जिन से, और जिन साइज में हानशु से बड़ा होता है। हम देखते हैं हानशु अभी एक फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है, जिसको देख के जिन कहता है, क्या ये किस तरीके की फाइटिंग पोजीशन है? लेकिन इतने में ही हानशु बहुत ही स्पीड में आता है जिन की तरफ उसको मारने के लिए। पर जिन भी पूरी तरह से तैयार होता है हानशु के हमले के लिए और कहता है, तू मुझे एक ताकतवर हमले से अनकॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा है, हाँ यही बात है ना? तू यही सोच रहा है, ठीक है, अगर तू यही सोच रहा है तो कोशिश करके देख सकता है। आजा, जितना तेरे अंदर दम है अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर हमला कर। और जिन भी साथ में एक हमला करता है हानशु के ऊपर, जिसका नाम होता है फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये वाला जिन का हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है, किसी को भी जान से मारने के लिए काफी होता है। फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके और भी नाम होते हैं, जैसे कि हार्ट क्रशर। और इसी हमले से जिन ने बत्ती गुल करी थी वू जियांग की। और अभी जैसे ही फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन हानशु के बिल्कुल मुंह के पास पहुंच चुका होता है, इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से देखते हैं वो वाला सीन जहाँ पे हानशु बच्चे से बोल रहा होता है, तैमिन तुम्हें बस एक पत्थर की तरह खुद को काफी ज्यादा हार्ड बनाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी हाइट और वेट क्लास को भी पार कर सकते हो, उसकी लिमिट को भी क्रॉस कर सकते हो। तुम्हें बस एक छोटे पत्थर की तरह काफी ज्यादा मजबूत बनना होगा। तैमिन कहता है, क्या छोटा पत्थर और मजबूत? मैं कुछ समझा नहीं। हानशु कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम किसी बड़े पत्थर को भी चकनाचूर कर सकते हो अपने बॉडी और माइंड को मजबूत बना के। लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ तुम्हें अपने दोस्तों की चिंता है जिन्हें क्लास में परेशान किया जाता है ना? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा दिल तो पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत है। और जहाँ तक बात रही उस बच्चे हीचान की जो तुम लोगों को परेशान करता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसके पास टेहुन को भेज दूंगा। बच्चा कहता है, क्या सच में? ये और वहीं प्रेजेंट मूवमेंट में हानशु और जिन की फाइट का नतीजा निकल चुका होता है। इससे पहले कि जिन का मुक्का हानशु तक पहुंचता, हानशु ने एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया होता है जिन की छाती में अपने हाथ से। अटैक तो जिन की छाती में पड़ा होता है, लेकिन जिन के पीछे से कोट फट जाता है और उसकी बैक साइड की नसें भी बाहर आने लगती हैं। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसको देख के लग रहा होता है कि जिन का पूरा शरीर फट जाएगा, मतलब जिस जगह पे मुक्का पड़ा है उसके वो जगह फट जाएगी। और यह अटैक जो हानशु ने मारा होता है, इसका नाम होता है ओपन हैंड थ्रस्ट द ब्लू ड्रैगन। और इस ब्लू ड्रैगन वाले अटैक ने जिन का काम 25 कर दिया होता है। और ये वाला जो अटैक है, मैं खुद से इस अटैक को पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक अटैकों की लिस्ट में ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है। जैसे ये अटैक जिन के पड़ा होता है, जिन कुछ सेकंड के लिए तो हैंग हो चुका होता है, लेकिन उसके मुंह से उसके बाद खून निकलता है और वो जमीन में गिर जाता है। हानशु के आगे जमीन में पड़ा होता है जिन और पीछे पड़ा होता है वू जियांग। और ये दोनों ही जिंदा है या फिर मर चुके
हैं हमें इस बात का नहीं पता, बट हालत तो इन दोनों की मरने वाली ही होती है। इतने में ही हांशु की जेब में उसका मोबाइल बजने लगता है। हांशु अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और किसी राक्षस की तरह उसको देखता है और ये कॉल होता है हांशु की वाइफ का। और ये कॉल आता हुआ देख हांशु धीरे धीरे करके रिलैक्स होने लगता है, यानी कि वापस से नॉर्मल होने लगता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हांशु ज्यादा पावरफुल नहीं है इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी, और वो लोग कहते हैं कि हांशु अपनी वाइफ का कॉल देख के ही नॉर्मल हो गया तो वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन मेरे भाई आपको बता दो, हांशु बहुत देर से इस कंडीशन में था, यानी कि जो हांशु आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उसे बहुत समय हो गया था आउट ऑफ कंट्रोल हुए, इसलिए इतनी देर बाद तो उसने होश में आना ही था। तो खैर जो हांशु की वाइफ होती है वो कॉल पे कहती है कि मेरे जानू सोना तुम कहाँ हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिगवैन को, जो कि तेहवा को बोल रहा होता है, तेहवा आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। तेहवा काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कैसे आया, मैं कल से कोरिया में हूँ मेरे भाई। इसके बाद तेहवा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेको हाम तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना था जिस वक्त मास्टर पेंगोनचो जिंदा थे उस वक्त तो तुम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। और ये बातें बोलते बोलते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैरा के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके पेट में कुछ घोप देता है। ये देख के गिगवैन चिल्ला के कहता है, सैरा नहीं। इतने में ही तेहवा कहता है, तू बिल्कुल भी नहीं बदला है ना, तुझे खुद से भी पहले बाकियों की चिंता होती है, यहाँ तक कि जब तेरा सर खुद कटने को तैयार होता है उसके बावजूद भी तू लोगों की चिंता करता है। और इसीलिए गिगवैन मुझे तू पसंद नहीं है, तूने हमेशा ही एक अच्छे इंसान का नकाब पहने रखा है, तू हमेशा ही सबको ऐसा दिखाता है जैसे तू काफी अच्छा इंसान है, लेकिन असल में तू एक नंबर का हरामखोर है। तेरे पास हमेशा से जो चीज थी तूने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तूने त्यान बाय त्यान ग्रुप के भविष्य के बारे में कभी भी नहीं सोचा और शोंगडो इंचोन में आके एक गधे की तरह टीचर की जॉब करने लगा। तू बार बार खुद को बोलता होगा कि एक टीचर बनना ही तेरे लिए बेस्ट था, लेकिन मैं जानता हूँ तू ऐसा क्यों सोचता है। तू ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि हमारे फादर ने तुझे यही कहा था, तुझे बस एक आसान और कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए जहाँ पे तू शांति से अपनी जिंदगी बिता सके, तुझे अपनी जिम्मेदारियों की कोई भी परवाह नहीं है। और जिस वक्त तू अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था उस वक्त मैं अपनी पूरी जान लगा के त्यान बाय त्यान ग्रुप को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिना थके बिना एक दिन भी छुट्टी लिए हर दिन काम किया है। मैंने हमेशा से ही अपनी जिंदगी त्यान बाय त्यान ग्रुप के नाम करी है, लेकिन मास्टर पेंगोनचो ने इसके बावजूद भी मुझे ठुकरा दिया। मैं ठुकराया गया तो इस बात की वजह जानता है, इस बात की वजह यह है कि मैं उनका सबसे छोटा बेटा था जिसको उन्होंने सबसे छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। लेकिन अगर उन्हें मुझे ठुकराना ही था तो वो ये बात छुपा क्यों रहे थे कि मैं उनका बेटा हूँ। क्या मुझे सिर्फ इसलिए बड़ा करा गया ताकि वो मुझे अपना एक गुलाम बना सके। गिगवैन कहता है, तेहवा मुझे पूरा यकीन है उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। तेहवा कहता है, इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैंने जंग छेड़ दी है। ये जंग छेड़ी है प्योंगयॉन्गचो के सबसे छोटे बेटे ने, जिसको उन्होंने हमेशा ही ठुकराने की कोशिश करी। और अभी जिस बिल्डिंग में तेहवा लोग होते हैं उसके बाहर मैनेजर किम लोग भी पहुंच जाते हैं। शोंगो बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर मैनेजर किम को कहता है, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मास्टर गिगवैन जरूर अंदर ही होंगे, साथ ही साथ बाकी के शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। तो ठीक है चलो हम भी अंदर चलते हैं। इससे पहले कि ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते मैनेजर किम और शोंगो को काफी सारे लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये सारे के सारे आए होते हैं थाईलैंड से और इन्हें कहा जाता है द लीग ऑफ असासिन्स। और ये यहाँ पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि बेकोहाम के सर पे भी इनाम होता है और अब दुनिया भर के किलर्स बेकोहाम के भी पीछे पड़ चुके होते हैं। लीग ऑफ असासिन्स का एक बंदा मैनेजर किम को देख के कहता है, बेकोहाम तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। शोंगो कहता है, आखिर ये हरामजादे हैं कौन, ये लोग यहाँ पे कौन से देश से आए हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जिनचॉल पार्क को, जो कि अभी एक कार के ऊपर लेटा हुआ होता है, यानी कि गिरा हुआ होता है। और ये उसी समय का सीन होता है जिस वक्त जुन गो ने जिनचॉल पार्क को खिड़की से नीचे फेंका था। जिनचॉल जैसे ही कार के ऊपर गिरता है उसके बाद वो अपनी जगह पे बैठता है और देखता है उसके चारों और भी काफी सारे गैंगस्टर्स लोग होते हैं जो कि कुछ अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहे होते हैं। और ये जिस गैंग के लोग होते हैं ये गैंग का नाम होता है रेड हेड, साथ ही साथ में फिलिपिनो गैंग भी इसको बोलते हैं। अभी मतलब तेहवा ने पूरी की पूरी दुनिया से गैंगस्टर बुला लिए होते हैं कोरिया में और हर किसी बंदे के सामने कोई ना कोई दुश्मन जरूर खड़ा होता है जो तेहवा ने बुलाया होता है। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं तेहवा गिगवैन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, मैंने तेरे सर पे दुनिया भर के लोगों के लिए इनाम रखा है, मैंने पूरी की पूरी दुनिया से काफी सारे खतरनाक लोगों को बुलाया है और इसका मतलब है तू और तेरे साथ जितने भी लोग हैं सबके सब मरने वाले हैं और यही होगा मेरा बदला त्यान बाय त्यान ग्रुप से। गिगवैन तुम सबका अंत करीब आ चुका है, तुम सबके सब मरने वाले हो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गो और हुशोंग के सामने भी काफी सारे बंदे आके खड़े हो गए होते हैं जो कि देखने
देखने में आर्मी टाइप के बंदे लग रहे होते हैं, लेकिन इनको भी यहाँ पे तेहवा नहीं बुलाया होता है और ये सारे के सारे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं बेकोहाम और गिगवेंचो को। और क्योंकि अभी ये लोग गो के सामने खड़े होते हैं, गो इनको देख के कहता है, अरे यार क्या परेशानी है, मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना चाहिए था, मैंने अपना काम जल्दी खत्म नहीं करा और अब देखो यहाँ पे चारों और कीड़े ही कीड़े फैल चुके हैं। और गो के सामने जो बंदे खड़े होते हैं एक अजीब सी ही भाषा में गो को कुछ बोल रहे होते हैं और ये भाषा ना ही गो को समझ आती है और ना ही मुझे। इसलिए गो कहता है, क्या आखिर ये बोल क्या रहे हैं? इनको देख के लगता है ये भी मेरी ही तरह सक्सेसर को मारने के लिए आए हैं। यानी कि कुछ लोग आए हैं सक्सेसर को मारने के लिए और कुछ लोग हैं सक्सेसर को बचाने के लिए। क्या करूं मैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मेरी जगह वो पैसों का भूखा इंसान यहाँ पे होता तो वो क्या करता। और इस वक्त गो टॉम ली के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही गो के सामने जो बंदे होते हैं वो सारे के सारे भागते हुए आ रहे होते हैं गो की तरफ उसको मारने के लिए। और इन सबके हाथ में खुंखरियां भी होती हैं, हमें जो ज्यादातर नेपालियों के हाथ में देखने को मिलती हैं, यानी कि नेपाली सोल्जर्स के हाथ में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये नेपाली सोल्जर्स नहीं होते। अभी जैसे ये लोग गो को मारने के लिए आ रहे होते हैं, इतने में ही गो एक के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और जो बंदा जमीन में गिरा होता है उसकी खोखरी हवा में उड़ने लगती है। गो हवा में ही खोखरी को कैच कर लेता है और आगे बढ़ते हुए हुयूशंग को कहता है, ओए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तू यहाँ पे गिगवेंचो को बचाने के लिए आया है ना? हुयूशंग कहता है, हाँ लगता तो यही है मुझे। गो कहता है, क्या यहाँ पे तेरे जैसे और भी बंदे हैं जो गिगवेंचो को बचाने के लिए आए हैं? हुयूशंग कहता है, यहाँ पे तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। गो कहता है, इसका मतलब जो गिगवेन को बचाने के लिए आए हैं उनके नंबर्स यहाँ पे कम हैं। तो मुझे बता, क्या तू कॉमिक्स पढ़ता है? हुयूशंग कहता है, क्या कॉमिक्स? हाँ कभी कभी पढ़ता हूँ। और गो लोगों के सामने जो बंदे होते हैं गो खुकरी से उन सबको काटते हुए बोल रहा होता है, क्या कभी कभी कॉमिक्स पढ़ता है? लगता है तुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन जब तू कॉमिक्स पढ़ेगा तो वहाँ पे तुझे एक लाइन हमेशा देखने को मिलेगी और वो ये है, सिर्फ इस बार हमें आपस में मिल के काम करना होगा, लेकिन 10 में से मैं 8 को संभालूंगा और बाकी के 2 को तू संभालेगा। और ये बात गो यूशोंग को अपने सामने वाले बंदों के लिए बोल रहा होता है, यानी कि गो इस वक्त कुछ पल के लिए गिगवेंचो की साइड में आ चुका होता है और यहाँ पे यूशैंग के साथ मिलके उनके सामने जितने भी बंदे होते हैं उनको मारने के लिए तैयार होता है। और अब तो गो के हाथ में खुकरी भी लग चुकी होती है जो उसको काफी ज्यादा सूट करती है, क्योंकि जब खुकरी और तलवार जैसी चीजें गो के हाथ में आती हैं तो गो किसी को भी फाड़ के रख देता है। बट आगे गो क्या करेगा, क्या वो गिगवेन को मारेगा या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।